सॉरी दोस्तों, पिछली वीडियो पता नहीं, अभी मैंने नए लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की है, तो जो शॉर्टकट्स हैं वो पूरी तरीके से हाथ पे सेट नहीं हो पाए हैं, तो गलत बटन दब गई, वो डाट वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। थोड़ा समय लगेगा सिस्टम के साथ, तो मैं जस्ट अगली वीडियो बना के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है मैं अटैच कर दूं, नहीं अटैच कर पाए, समय नहीं मिला, तो मैं अलग से दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको एक कंटिन्यूएशन में वीडियो मिल जाएगी। तो हम 5 पिलर्स ऑफ ICC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर की बात कर रहे थे। 3 फिगर्स हमने देख लिए थे। चौथा है डाटा स्टोरेज और पांचवा है ICC का सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बोला गया है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। मतलब ओवरऑल इस सॉफ्टवेयर के दम पे ही जितना डाटा आपने कलेक्ट किया है, उस डाटा को आप प्रोसेस करोगे, उसके बेसिस पे क्रेडिबल आउटपुट्स आप निकालोगे और उन क्रेडिबल आउटपुट्स के बेसिस पे आप ग्राउंड लेवल पे चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। कुल मिला के जो पूरे के पूरे 5 पिलर से ICC बनेगा ना, इससे आप कह सकते हो कि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द सिटी। ICC सिटी को चला रहा होगा और ICC का ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम होगा ICC का यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए तगड़ी बैंडविड्थ चाहिए, ताकि बहुत सारा जो डाटा है वो एक साथ प्रोसेस हो सके। यहाँ पे सेंसर और एज डिवाइसेस लगे होने चाहिए जो डाटा को कैप्चर कर सकें। तो भाई, ट्रैफिक सिग्नल कैसे चल रहे हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, वीडियो कैमरे लगे हुए पूरी सिटी में, इसका पूरा डाटा कैप्चर हो रहा है साइमल्टेनियसली, इतना डाटा कैप्चर हो रहा है, तो तगड़े सर्वर चाहिए। उसके साथ साथ स्टोरेज, भाई जितना डाटा कैप्चर कर रहे हो उसको आप स्टोर भी करोगे, उसको एनालिटिकली प्रोसेस भी करोगे, उसको एक सॉफ्टवेयर के दम पे एनालाइज भी तो करोगे। ये सब मिला के बनेगा ICC। और फिर इस ICC में एक एलिमेंट है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का। इस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के बेसिस पे आप इस डाटा से इनपुट जनरेट करोगे और इनपुट के बेसिस पे आप ये पता करोगे कि भाई सिटी किस तरफ ग्रो हो रही है, किस तरफ पे आगे आने वाले समय में हमें ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकती है, किस तरफ पे डेंगू या मलेरिया के ज्यादा केसेस निकल के आएंगे, किस तरफ पे ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें और प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक के लिए अरेंजमेंट करना है, कहां पे एक्सीडेंट ज्यादा हो सकते हैं, कहां पे बस रूट्स और खोलने की जरूरत है। तो ये सब ओवरऑल प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करनी चाहिए हमें ICC के अंदर, ताकि आगे आने वाले चैलेंजेस को हम एडवांस में पता कर सकें और उसके ग्राउंड लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढ सकें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मिलके काम करे अर्बन लोकल बॉडी के साथ। आपको पता है अर्बन लोकल बॉडी बनाई गई है 74वें संविधान संशोधन के अंदर, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। अर्बन लोकल बॉडी भी बहुत हद तक यही काम करती हैं। अब अर्बन लोकल बॉडी भी ये काम कर रही है, ICC भी ये काम कर रहा है, तो अब यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि अब समझिए बात को, ये जो ICC वाला काम है, इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। ठीक है। और अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज हो गई। तो अब क्या है, बहुत सारे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल प्राइवेट कॉर्पोरेशन की तरह काम करते हैं। तो इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को, जिसको ICC के अंदर लागू किया गया है, ये अर्बन लोकल बॉडीज के साथ ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट, ये यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन में कमी हुई तो भाई चीजें यहां पे प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल के बहुत से काम ओवरलैप करने वाले हैं यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी के साथ, और अगर काम ओवरलैप करते हैं तो टेंशन बन सकती है यहाँ पे। कुछ आप कह सकते हो एक प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है इनके रोल में, एक प्रकार की लड़ाई सी हो सकती है। अब आप देखो, अर्बन लोकल बॉडी का जो को स्टाफ है, जो हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, टाउन प्लानिंग में कर रहा है, वाटर सप्लाई में काम कर रहा है, जरूरी यह है कि ये ICC के सिस्टम्स को अडॉप्ट करें, क्योंकि ICC को आप एक नर्व सेंटर बनाना चाहते हो। अनटिल एंड अनलेस यहां पे एक ब्रिज नहीं बनाया गया, यहां पे ICC का नेटवर्क और अर्बन लोकल बॉडी ने आपस में इंगेज नहीं किया। सबसे खास बात यहां पे ये बताई जा रही कि अगर इन केस में अर्बन लोकल बॉडी और ये जो आपका इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, इनके बीच में किसी वजह से कोऑर्डिनेशन मान लो नहीं हो पाता है, तब क्या होगा? तब एक्चुअली में सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं होगी। तब ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ना, ये वीडियो सर्वेलेंस के रूम में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन रूमों में आप जाओगे, बड़े बड़े टीवी लगे होंगे, बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे होंगे, लगातार कैमरे चल रहे होंगे, लेकिन इनकी फंक्शनल कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे यहां से इकट्ठे किए गए डाटा को इंप्लीमेंट करना, ये यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट बट स्क्रीन की फुटेज देख के यहां पे एक्शन ले रही, उससे काम बनने वाला नहीं है। तो कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो एडवांस में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस वहां पे चली गई, वहां पे जाके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉब्लम के कॉजेस को समझिए,
और ओवरऑल यहाँ पे एस्टिमेट करिए कि क्या आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आ सकती है तो उससे अप्रोप्रिएट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को पहले बना दीजिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम के लिए पहले ही तैयार रहें, उसको हम अवॉइड कर सकें। ये यहाँ पे बेसिक सार है आई ट्रिपल सी बनाने का। और अगर हम ये बेसिक सार फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो कुल मिला के इन आई ट्रिपल सी की जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। फिर अगर आगे देखा जाए, तो कोविड पैंडेमिक के समय पे जो आई ट्रिपल सीज है वो एक वॉर रूम की तरह काम कर रहे थे। और आई ट्रिपल सीज की काफी तारीफ की गई है, पैंडेमिक के समय पे इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि पैंडेमिक एक जंग से कम नहीं था, और इस जंग के समय पे पैंडेमिक में म्युनिसिपल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज, जितनी भी अथॉरिटीज ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व थी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक कॉमन पर्पस गोल समझ के लड़ने की कोशिश कर रहे थे पैंडेमिक से। तब जाके आप एक्चुअली में इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर को यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर पाए। अब यहां पे अगर इन इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को केंद्र की सरकार का अरेंजमेंट समझा गया स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर, और राज्य की सरकार के अर्बन लोकल बॉडीज ने यहां पे अगर इनके साथ इंगेज नहीं किया, तो जो इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। समझ गए भाई? अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। बाइंग फ्री स्पीच मस्ट शुड नॉट डू अवे विद द सेफ गार्ड्स ट्विटर हैज बिल्ट अगेंस्ट हेट स्पीच। तो भाई ट्विटर को $44 बिलियन का खरीद तो लिया एलन मस्क साहब ने, फ्री स्पीच के बारे में ये पिच भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इनका ये बोलना है कि ठीक है भाई, मैं इस फ्री स्पीच को एक लिमिट से आगे लेके जाऊंगा। ट्विटर में मेरा जो सबसे बड़ा पोजिशनिस्ट है, मैं उसको भी चाहूंगा कि वो ट्विटर पर रहे, उसका अकाउंट हटे ना, जो कि फ्री स्पीच का मतलब ही ये होता है। तो एक बड़ी अच्छी बात बोली एलन मस्क साहब ने, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, ओवरऑल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खरीद लिया है, लेकिन फिर भी फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात कर रहे हैं। दिस इज द पॉलिटिकली करेक्ट थिंग टू डू। बट कहने में और करने में चीजें अलग होती हैं। अब क्या है, एलन मस्क साहब अब तक तो केवल एक ट्विटर यूजर थे जिनके 8 मिलियन फॉलोवर्स थे, ठीक है ना, 80 मिलियन फॉलोवर्स है, शायद 8 करोड़ फॉलोवर्स इनके। अब ये केवल एक यूजर नहीं रह गए, अब ये उसके मालिक बन गए, और ये फ्री स्पीच को वहां पे प्रमोट करेंगे। लेकिन इसी मीडिया प्लेटफॉर्म को इससे पहले उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत बार दूसरे लोगों को बुली किया है, बहुत बार खुद बुली भी यहां पे ये हुए हैं। तो अब ऐसे केसेस में किस प्रकार से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ये हेल्दी कन्वर्सेशंस करेंगे, क्योंकि देखिए ट्विटर रिसेंटली बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ों के लिए लाइमलाइट में रहा है। हेल्दी डिसीजंस ट्विटर पे कम होते हैं, लोग फेक न्यूज़ ज्यादा फैलाते हैं। अगर कोई सेंसिटिव वायरल टॉपिक है, किसी धर्म में, किसी धर्म के भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देना, किसी धर्म के बारे में उल्टी सीधी कमेंट्री कर देना, वुमेन को हैरेस करना, इस प्रकार की बहुत सी चीजें ट्विटर पे होती नजर आई हैं। हेल्दी डिस्कशन ट्विटर पे होते बहुत कम नजर आए हैं। अक्सर कर वायलेंस वगैरह भी इस ट्विटर के थ्रू पनपता है। तो टोटल रॉन्ग न्यूज के लिए अपना जो भी है हवाओं में रहा है। अब ऐसी कौन सी आप पॉलिसीज बना सकते हो जिससे एब्यूज और डिसइंफॉर्मेशन आप कम कर सकते हो ट्विटर पे? देखिए बात ये ना, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये वायरल न्यूज पे फलते फूलते हैं। अगर आपने यूट्यूब को देखा हो दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। टिकटॉक बंद हुआ इंडिया के अंदर। टिकटॉक पे वो 1 मिनट के वीडियोस आते थे, ठीक है ना, सब लोग नाच नाच के अपने स्किल को वहां दिखा रहे होते थे, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। टिकटॉक के बाद यूट्यूब पे आपने देखा होगा एक शॉर्ट्स नाम का वो आ गया है, और शॉर्ट्स बहुत वायरल है। अगर आप यूट्यूब की ऐप खोलोगे ना, डिफॉल्ट में सबसे पहले शॉर्ट्स खुलेंगे। मैं आजकल अपने फोन पे देख रहा हूं, जैसे मैं यूट्यूब की ऐप खोलता हूं, डिफॉल्ट मोड में शॉर्ट्स शॉर्ट्स खुलते हैं। नॉर्मल वीडियोस को आपको अलग से जाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टिकटॉक की जगह यहाँ पे यूट्यूब ने ले ली। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप टिकटॉक, यूट्यूब की क्या बात करो, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, इन सब पे जो वायरल कंटेंट है उसको प्रमोट किया जाता है। क्योंकि वायरल कंटेंट आपका व्यूअरशिप बेस बढ़ाता है। मजबूरी है भाई, बिजनेस स्ट्रेटजी है, बिना उसके सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। हर इंसान तो टेक्निकल नहीं है ना, हर इंसान तो इनोवेटिव नहीं है ना, एनालिटिकल नहीं है ना, सबको नहीं समझ में आती दिमाग वाली चीजें, कुछ को बकवास ही समझ में आती, तो वही बकवास यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिखाते हैं। लेकिन फिर ये बोल देना कि इस प्लेटफॉर्म को हम एक हेल्दी डिबेट का वो बनाएंगे। अब हेल्दी डिबेट का कैसे बनाओगे जब वायरल कंटेंट यहाँ पे उल्टा सीधा कम्युनल, या फिर किसी का मजाक उड़ा रहे हो, इस प्रकार की चीजें, या फिर कॉमेडी वाला कंटेंट तो चलो फिर भी चलता है, कम से कम लोग हंस रहे हैं, उसमें किसी का नुकसान नहीं। बट किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी को बुली हो रहा है, धर्म के नाम पे पंगे हो रहे हैं, ये सब तो रोकने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे एलोन मस्क जी के लिए चीजें मुश्किल होने वाली हैं। इन्होंने बोला तो है कि ये प्रमोट करेंगे फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये कैसे प्रमोट करेंगे अपने आप बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि फ्री स्पीच की परिभाषा अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए अलग अलग होती है, और ट्विटर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ये किसी एक कंट्री के अंदर ऑपरेट नहीं करता है।
तो बहुत चैलेंजिंग होगा यहां पे एलोन मस्क के लिए एक्चुअली में इसको एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बना पाना, एक तो ये बात की जा रही है। प्लस एक और अच्छी बात यहां पे बताई जा रही है कि एलोन मस्क इस बात के फेवर में है कि इसके एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करेंगे। जब एल्गोरिदम ओपन सोर्स होगी तब यह पता चल पाएगा कि एक्चुअली में जो ट्विटर का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार की न्यूज को प्रमोट कर रहा है। और उसके साथ साथ ट्विटर के कोडिंग में अगर कोई स्पैम बॉट्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, किसी प्रकार का वायरस इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो चूंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और ओपन जितने भी इसके कोड्स वगैरह हैं वो पब्लिक डोमेन में है, तो जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स की वल्नरेबिलिटी को पॉइंट आउट कर सकते हैं और ट्विटर के सिक्योरिटी, आप कह लो मैनिफेस्टेशंस को और स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि फेसबुक वगैरह अक्सर कर कुछ इंजीनियर्स को एग्जाम इनाम देते रहते हैं क्योंकि उनके एल्गोरिदम में उन्होंने कुछ कमी पॉइंट आउट की, तो उसी प्रकार से ट्विटर का भी हो जाएगा। ट्विटर की भी एल्गोरिदम ओपन सोर्स हो जाएगी, तो कोई कमी है तो उसको पॉइंट आउट किया जा सकता है, उसके लिए इनाम वगैरह भी मिल जाएगा। कुल मिला के एलोन मस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखी जाएगी, क्योंकि एलोन मस्क अब बस 8 करोड़ के ट्विटर अकाउंट वाले यूजर नहीं रह गए, अब वो बन गए हैं ट्विटर के ओनर, और एज एन ओनर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना एफिशिएंटली निभाते हैं, ये भाई देखने वाली बात होगी। और आज आपकी आखिरी न्यूज पे आ जाते हैं, मिशन अंत्योदया शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। ठीक है भाई, देखिए भारत के संविधान ने मैंडेट किया है कि भाई लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी और इंप्लीमेंट करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस। ये कहां लिखा है? तो ये आर्टिकल 243 जी एंड 243 डब्ल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस मेजर्स फैसिलिटेट किए गए हैं, जैसे ग्राम सभा, ये पीपल पार्टिसिपेशन को एंश्योर करता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई गई है स्पैटियल डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए गए हैं ताकि पैसा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के पास सही तरीके से पहुंचाया जा सके। 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को लोकल बॉडीज में, बहुत सारे स्टेट्स ने इस रिजर्वेशन को 50% कर दिया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो इंडिया की फेडरल हिस्ट्री में इस हद तक अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज को पावर कहीं पे भी नहीं दी गई। पहले इंडिया के अंदर तो नहीं दी गई और दूसरे देशों में भी ऐसी पावर बहुत कम ही दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जो मिशन है वो फेल हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन उस लेवल पे नहीं हो पाया है, जो अर्बन लोकल रूरल लोकल बॉडीज है वो ग्राउंड लेवल पे उतनी ऑटोनॉमस नहीं हो पाई हैं, उतने आप कह लो फेवरेबल आउटकम्स यहां पे नहीं निकल के आ पाए हैं। तो अब ऐसे केसेस में एक प्रोजेक्ट की यहां पे ऑथर बात कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन अंत्योदया प्रोजेक्ट। इस मिशन अंत्योदया प्रोजेक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि भाई इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये पोवर्टी को इरेडिकेट कर सकता है। 2017-18 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। मल्टीपल डायमेंशंस में रूरल हाउस होल्ड्स में पोवर्टी को इरेडिकेट करना इसका टारगेट था। अब तक हम पोवर्टी के एरेडिकेशन को मेंटेन नहीं कर पाए हैं, भले ही हमने कितनी लेवल की ऑटोनॉमी दे दी हो लोकल लेवल पे। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अंदर पोवर्टी को एरेडिकेट करके चीजों को ग्राउंड लेवल को सुधारने में मिशन अंत्योदया में बहुत पोटेंशियल है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। अच्छा, इस मिशन अंत्योदया को आगे ले जाने के लिए कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये नोडल एजेंट्स की तरह काम करते हैं इस पर्टिकुलर मिशन को आगे ले जाने में। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2014 में ताकत में आए थे। उसके बाद से रूरल इलाकों से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है और पहले के प्लानिंग कमीशन के आइडियाज को इन्होंने साइडलाइन भी किया है। इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बीजेपी की एक टर्म्स में यहां पे बुराई कर रहा है ऑथर। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 की फाइंडिंग्स को बीजेपी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब अभी की केंद्र की सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। और सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस की जो फाइंडिंग्स है वो प्रॉपर नहीं है। क्या बोलती है फाइंडिंग्स की? 90% रूरल हाउस होल्ड्स के पास कोई सैलरीड जॉब नहीं है। 53.7 मिलियन हाउस होल्ड्स लैंडलेस हैं। 6.8 मिलियन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स में कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं है सपोर्ट करने के लिए। 49% हाउस होल्ड्स मल्टीपल डेप्रीवेशन से सफर करते हैं। 51.4% लोग अपना खर्चा कैजुअल लेबर से चलाते हैं। 23.73 मिलियन लोगों के पास कोई कमरा नहीं है रहने को, और जिनके पास है केवल एक कमरा है रहने को। तो इस प्रकार के जो इंडिकेटर्स है वो इंडिया की बहुत ही बदतर हालत को दिखाते हैं। लेकिन ओवरऑल फिर भी एसईसीसी 2011 के कास्ट सेंसस को उतनी इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं दी है, क्योंकि सरकार का बोलना है कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और कास्ट के बेसिस पे सेंसस कंडक्ट करवाना अपने आप में मुश्किल है। तो नई कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाने से पहले काफी डेलिब्रेशंस डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं। और इतने बुरे इंडिकेटर्स तब देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर जब इंडिया हर साल 3 ट्रिलियन रुपए खत्म करता है, अगर केंद्र की सरकार राज्य की सरकार दोनों का बजट मिला तो अब ऐसे कंटेक्स्ट में क्या किया जाए? तो मिशन अंत्योदया की फिर से तारीफ हो रही है। अब कैसे हो रही मिशन अंत्योदया, ऐसा क्या कर सकता है? देखिए, मिशन अंत्योदया की बात की जाए तो ये ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। अलग अलग स्कीम्स के कन्वर्जेंस के साथ
लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे पोवर्टी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। और यहां पे ग्राम पंचायत को अथॉरिटी दी गई है कि वो एक डेवलपमेंटल प्लान बनाए और डेवलपमेंटल प्लान को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करके लोगों की परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करे, क्योंकि ग्राम पंचायत एक ऐसी बॉडी है जो कि ग्राउंड लेवल पे लोगों की परेशानियों को समझती है। ये जो मिशन अंत्योदया मिशन है, ये बेसिकली ट्रेस होता है पीपल्स प्लान ऑफ केरला से। और इस मिशन अंत्योदया की एक और बड़ी खास बात है कि यहां पे एक एनुअल सर्वे भी कराया जाता है, जिससे जो भी डेवलपमेंटल गैप्स है इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, डाटा को इकट्ठा किया जाता है। अगर आप देखो तो 29 सब्जेक्ट्स एलोकेट किए गए पंचायत को अंडर 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस 29 सब्जेक्ट्स के अंदर 112 पैरामीटर्स के डाटा को यहां पे इकट्ठा किया जाता है। इस डाटा में न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट, ये सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। इस डाटा को कंपाइल किया जाता है। इस डाटा के आधार पर पता किया जाता है कि कहां पे किस चीज की कितनी कमी है, और ओवरऑल फिर ग्राम पंचायत अपना डेवलपमेंटल प्लान बना के उस कमी को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मिशन अंत्योदय सर्वे हुआ था 2019-20 में, इसने पहली बार डाटा कलेक्ट किया और पता करने की कोशिश की कि हमारी देश में जो 2.67 लाख ग्राम पंचायत हैं, जिसमें लगभग 6.5 लाख विलेजेस हैं और 103 करोड़ लोग हैं, यहां पे क्या गैप्स आके निकल के आ रहे हैं। तो यहां पे जो स्कोरिंग हुई है ना, वो दो चीजों में हुई है। कौन कौन सी दो चीजों में स्कोरिंग हुई है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप रिपोर्ट निकाली गई और एक कंपोजिट इंडेक्स डाटा निकाला गया। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप रिपोर्ट कैसे निकाली गई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैप रिपोर्ट है, इसमें 100 के बेसिस पे स्कोरिंग दी जाती थी। हर राज्य को 100 के बेसिस पे स्कोरिंग दी जाती थी। मतलब एक राज्य की ग्राम पंचायत ने ओवरऑल इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रिपोर्ट पे कैसा परफॉर्म किया, ये यहां पे पता किया जाता था ग्राम पंचायत वास। अब देखा जाए तो 100 इसकी मैक्सिमम स्कोरिंग है और 90 टू 100 टॉप स्कोर है। तो इस गैप रिपोर्ट में अगर 90 से 100 में, तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे 2.67 लाख ग्राम पंचायत जो कि इंडिया भर में, उसमें से कोई भी 90 से 100 के स्कोर में नहीं आता। 80 से 90 की बात की जाए तो 80 से 90 के अंदर आते हैं 18 स्टेट्स की 260 ग्राम पंचायत। और ये 260 ग्राम पंचायत 2,67,000 की केवल 0.1% है। तो मतलब 80 से 90 स्कोर में इंडिया की टोटल ग्राम पंचायत की केवल 0.1% पहुंचती है। 70 से 80 की स्कोर में केरला की 34% ग्राम पंचायत पहुंचती है और गुजरात की 11% ग्राम पंचायत पहुंचती है। लेकिन पूरे देश की केवल 1.09% ग्राम पंचायत पहुंचती है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो 90 से 100 के स्कोर में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रिपोर्ट में ग्राम पंचायत है ही नहीं। 80 से 90 में केवल 260 है, 70 से 80 में थोड़ी ज्यादा है, उसमें भी ज्यादातर कंसंट्रेटेड आपकी केरला के अंदर है। ये तो हमने गैप रिपोर्ट की बात की। फिर बात करो कंपोजिट इंडेक्स डाटा की। तो ये जो कंपोजिट इंडेक्स डाटा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है। अगर आप देखो तो 15 ग्राम पंचायती केवल ऐसी हैं जो कि कंपोजिट इंडेक्स डाटा में 10 के स्कोर के नीचे आती हैं। लेकिन लगभग 20% ग्राम पंचायत 40 के स्कोर के नीचे आती हैं। तो कुल मिला के इस कंपोजिट इंडेक्स डाटा में भी हम कहीं स्टैंड नहीं करते। 70 से 100 की ब्रैकेट की बात की जाए अगर कंपोजिट डाटा इंडेक्स में, तो गुजरात में 20.5% ग्राम पंचायत इसको फुलफिल करती है और केरला में 19.77%, कर्नाटका में 17.68%। बाकी सब बहुत पीछे हैं सोशल जस्टिस के मामले में। और ये तब है जब 4 साल बीत चुके हैं ओवरऑल इस मिशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए, अंत्योदय योजना स्कीम को लॉन्च किए हुए। अंत्योदय योजना स्कीम को जब लॉन्च किया गया था तो बोला गया था कि 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायत को पॉवर्टी फ्री कर दिया जाएगा। 2019 था 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। इस टारगेट को बढ़ा के कर दिया गया 2022, 75वीं एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या होता है कि जब टारगेट पूरा नहीं होता तो उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये प्रैक्टिस की भी यहां पे बुराई कर रहा है ऑथर। ये जो टारगेट है ना, इस टारगेट को टाइम लिमिट में कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये जो फर्दर शिफ्टिंग वाला काम है ना, ये कहीं ना कहीं चीजों को गड़बड़ा देता है। फाइनली ऑथर ये बता रहा है कि अंत्योदय मिशन के अंदर बहुत सारे स्कीम्स को मिलाने की जरूरत है, कन्वर्जेंस करने की जरूरत है। जैसे कि मनरेगा स्कीम को, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर इन सबको आप मिला देते हो और मिला के ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हो, तब जाके हो सकता है रूरल पॉवर्टी के रिस्पेक्ट में हम कुछ एक पॉजिटिव चीज यहां पे देख पाए। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। तो मिशन इंतोदिया को कैसे सुधारा जाए, हमारी जो कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स और गैप रिपोर्ट उसमें क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसके बारे में बातें बताई गई हैं। और इसके बेसिस पे
एक आइडिया ये दिया गया कि सारी स्कीम को एफिशिएंटली आप कन्वर्ज करो, तब जाके डिलीवरी में इक्विटी वगैरह हम लोग लेके आ पाएंगे, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, सोशल जस्टिस लेके आ पाएंगे। फाइनली मिशन अंत्योदय का जो बेसिक एथोस है उसको हम मीट कर पाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो ज्वाइन करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इससे आप पे कोई पैसे खत्म नहीं होते, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।